हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना लिया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, और सेकंड में डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या आता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से क्या पता चलता है, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो रेस्पिरेशन में वॉल्यूम मतलब एयर का वॉल्यूम कितना लंग्स के अंदर एंटर करता है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, उसको हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं। एंड कैपेसिटीज, लंग्स का कितना कैपेसिटीज है, मतलब वो इंस्पिरेशन करे तो कितना ml एयर अंदर ले सकता है, एक्सपीरेशन करे तो कितना ml ऑफ एयर बाहर छोड़ सकता है, और मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन को छोड़ के लंग्स का कैपेसिटी कितना है, वो कितना एयर को अपने पास रख सकता है। तो उसी चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। पहला क्या दिया है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को हम टीबी भी बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। दैट इज ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। तो टाइडल वॉल्यूम से हमें क्या पता चलता है ना, एयर का कुछ भी वॉल्यूम जो हमने इंस्पायर किया हो या फिर एक्सपायर किया हो ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। अभी मतलब आप मेरे वीडियो देख रहे हो या फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा तो ब्रीदिंग चल रहा है ना, मेरा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन तो हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर कितना अंदर जा रहा है, कितना बाहर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होके, तो उसको नॉर्मल रेस्पिरेशन, और नॉर्मल रेस्पिरेशन का प्रोसेस इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में जो भी होता है उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। एक हेल्दी मैन का देखें तो नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में कितना एयर जाता है, 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। उसके बाद आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी का मतलब क्या, जो एयर हम अंदर लेते हैं, लंग्स के अंदर लेते हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी, और कितना वॉल्यूम उसका रिजर्व रहता है। तो क्या दिया है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन, दिस एवरेज 2500 ml to 3000 ml। देखो, नॉर्मल इंस्पिरेशन भी हो रहा है, हमारा एक्सपिरेशन भी हो रहा है, वो हमें पता नहीं चलता लेकिन वो हमारा होता है। लेकिन अगर हम जानबूझकर मतलब क्या करें कि फोर्सफुली इंस्पिरेशन करें, जोर से या फिर ज़्यादा सांस ले, तो उसको हम बोल देंगे कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। और वो कितना होता है, वो एवरेज 2500 ml to 3000 ml ऑफ एयर होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2000 ml to 3000 ml होता है एयर का। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपिरेशन में जो सांस हम लिए थे अंदर ऑक्सीजन, उसको बाहर छोड़ना है, बाहर छोड़ने को ही तो हम एक्सपिरेशन बोलते हैं। कल मैंने बोला था इंस्पिरेशन का मतलब इन से समझो, एक्सपिरेशन का मतलब EX मतलब एग्जिट से समझो। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है ना, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन हो रहा है, नॉर्मल एक्सपिरेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। लेकिन अगर हम जानबूझकर फोर्सफुली इंस्पिरेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन अगर हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन करेंगे मतलब सांस छोड़ेंगे, तो वो होगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितना होता है ना, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एवरेज 1000 ml to 1100 ml ऑफ एयर होता है नॉर्मली। उसके बाद क्या दिया है, अच्छा, जो हमने डिस्कस किया, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल इंस्पिरेशन भी हो रहा है, एक्सपिरेशन भी हो रहा है, इसी को तो हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम को। जो अभी हमारा हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। नॉर्मल कितना हो रहा है, नॉर्मल जो हो रहा है, और एक हेल्दी इंडिविजुअल में ये 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन तो होता है, अगर उसके साथ हमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 2500 ml to 3000 ml ऑफ एयर। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन होगा तो उसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सपिरेशन होगा तो उसको बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 1000 to 1100 ml ऑफ एयर। मतलब लंग्स का एक कुछ कैपेसिटी होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो एयर अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है, इसी करके, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद क्या दिया, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम को हम आर भी बोलते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दिस एवरेज 1100 ml to 1200 ml। हमने बोला रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म किससे चलता है, इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन। हमने बोला अगर हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन करेंगे उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे,
अगर फोर्सफुली इंस्पिरेशन करेंगे तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया, छोड़ दिया, फोर्सफुली हमने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, फिर भी हमारे लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है, जो बच गया लंग्स के अंदर उसको हम बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। वो कितना होता है, वो 1100 ml to 1200 ml तक ml ऑफ एयर बच जाता है। By adding of a few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacity which can be used in clinical diagnosis। मतलब कुछ लोगों को ना कुछ डिजीज टाइप का जैसे होता है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होता है हो, या फिर उनका कुछ ऐसे प्रॉब्लम होता है डिजीज वगैरह, पल्मोनरी डिजीज या फिर ऐसे कुछ, तो उनका देखा जाता है कि मतलब उनका रेसिडुअल वॉल्यूम कितना था, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना रह रहा है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो उसी के लिए बोला है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए पल्मोनरी कैपेसिटी को चेक किया जाता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। मैंने बोला अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा तो ब्रीदिंग चल रहा है ना, तो इंस्पिरेशन भी हो रहा है, एक्सपिरेशन भी हो रहा है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, मेरा नॉर्मल एक्सपिरेशन होने के बाद मैं कितना अंदर ले पा रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ एयर, सांस कितना ले पा रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना ले पा रहा हूँ, उसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को कैसे जान सकते हैं, दिस कैन इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इससे क्या पता चलता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन हो गया, फिर उसके बाद मैंने कितना ले पाया, तो वो हो गया क्या, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू या फिर वॉल्यूम, उसको हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर। देखो यहीं पे ही चेंज हो रहा है वर्ड, मतलब इसको रटना नहीं है, मतलब पढ़ोगे जब ना तब खुद को ऐसे करके देखो, अच्छा मैंने इंस्पिरेशन किया, मैंने एक्सपिरेशन किया, तो फिर समझ में आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट बोला है ना, देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब यहीं से ही समझो, इंस्पिरेशन कितना हो रहा है, तो यहाँ से क्या बोला है, पर्सन कैन इंस्पायर, कितना इंस्पायर कर सकता है एक्सपिरेशन के बाद। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में समझो, ये मतलब एग्जिट होगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे क्या बोला, ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी किससे पता चलता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला है टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन, उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन होने के बाद लंग्स में कितना वॉल्यूम एयर बच गया, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वो क्या होता है, उसको कैसे मतलब पता चलता है, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला था मैंने, फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर दिया, प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब एक्सपिरेशन होने के बाद कितना बच गया, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वो जनरली मतलब हमने ऐसे देखा है कि 2500 to 3000 ml ऑफ एयर होता है। देन आता है वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम VC बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन। एक फोर्स्डफुल एक्सपिरेशन हो गया, एक इंसान कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ कर सकता है, मतलब इन लिखा है ना, तो इंस्पिरेशन मतलब अंदर ले सकता है एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। दिस इंक्लूड्स एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन। देखो आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, उसके बाद आपके लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद आउट हो सकता है, या फिर आपने फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया, उसके बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद आउट हो सकता है या फिर ब्रीद इन हो सकता है, उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब इसमें से याद रखो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन ब्रीद करने के टाइम ले सकता है अगर उसने एक्सपिरेशन कर दिया है, या फिर छोड़ सकता है अगर उसने इंस्पिरेशन किया है। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, the total volume of air accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration। फोर्स्ड इंस्पिरेशन हो गया, उसके बाद कितना वॉल्यूम अकोमोडेट हो सकता है लंग्स में, उसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी 5000 to 6000 ml ऑफ एयर होता है, जिसमें हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम आ गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, टाइडल वॉल्यूम आ गया एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया। तो इसको हम टोटल लंग कैपेसिटी को किससे पता कर सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी कितना है, कितना मैक्सिमम अमाउंट वो रख सकता है, और रेसिडुअल वॉल्यूम उसका कितना है। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब अभी लंग्स में कितना बच गया फोर्सफुल एक्सपिरेशन होने के
बाद। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको रटना नहीं है, मतलब इसको जब पढ़ना है तो खुद के ऊपर ऐसे करके देखो कि अच्छा इंस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, मैंने अभी सांस लिया, तो ऐसे करके पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। देन देखो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म में भी बोल दिया है, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब अब कितना बच गया लंग्स में, मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन होने के बाद वो क्या होता है 1100 to 1200 ml ऑफ एयर। फिर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, आपने एक्सप्रेशन कर दिया, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, मतलब आप फोर्सफुली कितना ले पा रहे हो। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, आपने इंस्पिरेशन अभी किया, उसके बाद आप फोर्सफुली कितना एक्सपिरेशन कर पा रहे हो, मतलब कितना छोड़ पा रहे हो। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में तो पूरा आएगा कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था और हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम कितना था। देन वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों आता है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है ना, टोटल लंग कैपेसिटी में वाइटल कैपेसिटी भी आता है और आपका रेसिडुअल वॉल्यूम भी आता है। ठीक है, देन मूविंग टू नेक्स्ट। अच्छा, तो हमने बोला था कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले बोला था कि डिस्कस करेंगे रेसिडुअल कैपेसिटी कितना है, उसके बाद डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैस का कैसे एक्सचेंज होता है, क्या लिखा है अल्वियोली एट द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात है कि अल्वियोली है जो कि प्राइमरी साइट है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। हाँ, ब्लड और टिश्यू के मतलब बीच में गैस का एक्सचेंज होता है। मैंने कल बोला था कि मतलब सेल को मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड फिर जाएगा, कल बोला था वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दिस साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है उसमें प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। कल बोला था मैंने कि प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, और आपके रेस्पिरेशन के केस में एक मसल्स है उसका नाम भी मैंने कल बोला था कि वही हेल्प करता है कि प्रेशर जनरेट हो। उस मसल्स का नाम क्या है, उस मसल्स का नाम है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल एक्स्ट्राकोस्टल मसल, और वहाँ पे डायफ्रागम भी काम कर रहा था, रिब्स भी काम कर रहे थे। ठीक है, फिर लिखा है solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion। आपने बोला कि alveoli है प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज, सही है, वहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, हाँ, प्रेशर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसको अफेक्ट करता है, हाँ, और ये भी एक चीज़ है कि मतलब गैस का solubility कैसे है, वो मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना है, वो सारा फैक्टर भी डिपेंड करता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा। Then pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called as partial pressure and it is represented as partial pressure of oxygen for oxygen and partial pressure of carbon dioxide for carbon dioxide। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर एयर को तुम कंसिडर कर लो, एयर में क्या है, सब कुछ है, मतलब नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, लेकिन हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम किसका पार्शियल प्रेशर जानना चाहते हैं, हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जानना चाहते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन नहीं, अगर हमको जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल मिक्सचर ऑफ गैस में से, उसको हम क्या बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वही तो लिखा है कि प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस, धरो ऑक्सीजन को आपने माना, तो ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस मतलब एयर को ले लोगे तो उसमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, लेकिन नहीं, हमको जानना है कि ऑक्सीजन ने कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट किया, तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और पी को ऐसे स्मॉल से लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जानना है एयर में कितना है मिक्सचर में से, तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या बोला है, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन्स आर गिवन इन टेबल। अच्छा, 17.1 को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर में चेंज होने से कैसे डिफ्यूजन होता है, क्या होता है, और किस में पता चलेगा, फिगर 17.3। ठीक है, पहले हम 17.1 को समझ देते हैं। क्या दिया है ना, डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का वर्ड का मीनिंग समझना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने बोला था। ग्रेडियंट का मतलब समझ जाना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब समझ जाना कि वहाँ पे चेंज है, चेंज किस में, मतलब एक साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, दूसरे साइड में कंसंट्रेशन कम होगा, इसीलिए तो ग्रेडियंट का शब्द यूज हुआ ना। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम अल्वियोली टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं, उसका यूनिट है मिली mm पर मर्क्यूरी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन इन कंपेरिजन टू दोज इन एटमॉस्फेयर। हमें कंपेयर करना है कि हमारा एटमॉस्फेयर में कितना है
हमारे अल्वियोली में कितना गया, और ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है उसका अमाउंट कितना है, ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है उसमें ऑक्सीजन कितना है, और टिश्यू के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना रहता है। देखो यहाँ पे पहले क्या दिया है, रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस में हमारा मेनली दो आएगा, ऑक्सीजन आएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। वहाँ पे क्या दिया, एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मतलब जो रहता है एटमॉस्फेयर में वो क्या है, 159 एमएफ ऑफ मर्क्यूरी कौन है, ऑक्सीजन है। लेकिन ऑक्सीजन देखो अगर बाहर ज़्यादा है, तुम सांस लोगे तो तुम्हारे अंदर वही तो ज़्यादा आएगा ना। तो देखो बाहर 159 है, तुमने सांस लिया, लंग्स के अंदर एंटर किया, अल्वियोली तक पहुंचा, तो अल्वियोली में कौन ज़्यादा आएगा, ऑक्सीजन ही ज़्यादा आएगा, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए। तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखो कैसे समझना है, यहाँ पे तुम पार्शियल प्रेशर किसका देख रहे हो, प्रेशर रेस्पिरेटरी गैस कौन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड। डी का मतलब क्या है, ऑक्सीजन लॉस है, तो ऑफकोर्स कम आएगा ना ऑक्सीजन यहाँ पे, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड हो गया यहाँ पे ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड तो ऑक्सीजन कम होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा आ गया। टिश्यू के पास कम है, टिश्यू तक अभी गया नहीं है, टिश्यू तक धीरे धीरे मूव करेगा। लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा है बाहर, तो सांस लेंगे तो वही अंदर ज़्यादा आएगा ना, अल्वियोली तक वही ज़्यादा पहुंचेगा। ब्लड अगर ऑक्सीजनेटेड होगा तो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.3 mm ऑफ मर्क्यूरी, बहुत ही कम है। अल्वियोली तक आया 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। अल्वियोली में इतना कैसे हो गया, क्योंकि अल्वियोली तक हमने ऑक्सीजन लिया था 104। हमने बोला है सेल में तो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, टिश्यू तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो टिश्यू से या फिर आगे हम जो बोल रहे हैं ना 17.3, उसमें जब मैं बोलूँगा कि यहाँ पे कैसे 40 हो गया, आप बोलोगे सर बाहर तो था 0.3 mm मर्क्यूरी, अल्वियोली में आते आते इतना कैसे हो गया, क्योंकि हमारे बॉडी में तो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के हिसाब से कुछ तो बन रहा है ना, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। ब्लड अगर डीऑक्सीजनेटेड होगा, देखो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं है, तो किसके साथ कंबाइन है, इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन है। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन है। मतलब ऐसा नहीं बोला जाता कि डी कार्बोक्सिलेटेड, नहीं, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब इनडायरेक्टली समझ जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंबाइन है। और ब्लड अगर ऑक्सीजनेटेड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, तो ये तो कम होगा। और टिश्यू से हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एंड प्रोसेस होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ही आएगा ना लंग्स के पास, ताकि बाहर एक्सपेल हो सके। देन मूविंग टू नेक्स्ट, वो जो 17.3 वाला डायग्राम है ना, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यही वाला डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द alveolus एंड द बॉडी टिश्यू विथ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले तो हमने वही बोला ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर था 0.3, अल्वियोलस में आते आते 40 कैसे हो गया, देखो कैसे हो गया। ये हमारा बॉडी टिश्यू है। बॉडी टिश्यू है मतलब सेल को काम करने के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन लिया। रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो बाई प्रोडक्ट के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इसने कहाँ पर भेजा, हार्ट के पास गया। और हार्ट से क्या, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। देखो एक बात ये हमेशा याद रखना, आर्टरी का मतलब हार्ट से कोई चीज़ को दूर लेके जा रहा है, मतलब अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। और वेन का मतलब समझ जाना कि हार्ट के पास आ रहा है, टूवर्ड्स हार्ट। देखो पल्मोनरी आर्टरी मैंने बोला कि आर्टरी का काम क्या होता है, हार्ट से दूर जाना। देखो हार्ट यहाँ है, हार्ट से दूर लेके जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। लेकिन पल्मोनरी वेन का मैंने क्या कहा, वेन का मीनिंग क्या है, हार्ट की तरफ आना, टूवर्ड्स हार्ट। देखो पल्मोनरी वेन कहाँ पर लेके आ रहा है, हार्ट की तरफ लेके आ रहा है। तो पल्मोनरी आर्टरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है ना, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड ब्लड है ना, ये टिश्यू के पास था। टिश्यू ने क्या किया, ब्लड के थ्रू इसके पास भेजा। ये आया कहाँ पे, हार्ट के पास। कैसे आया तुम बोलोगे, देखो सिस्टमिक वेन है ना, वेन तो कनेक्टेड है ना सबका, तो सिस्टमिक वेन में पहले टिश्यू में मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ, ऑक्सीजन तुमने लिया था, अल्वियोली से पूरा टिश्यू के पास गया, टिश्यू ने अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस किया, टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट छोड़ा, वो सिस्टमिक वेन के थ्रू गया कहाँ पे, हार्ट के पास। हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो गया कहाँ, ये लंग्स का है ना, अल्वियोलस ही लिखा है, देखो अल्वियोलस लंग्स के पास गया। लंग्स के पास गया तो लंग्स क्या करेगा, इंस्पायर्ड एयर होगा तो उसके पास ऑक्सीजन होगा। लेकिन आपने बोला कि टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो लंग्स इसको बाहर भेजेगा, एक्सपिरेशन करेगा आपका। तो आपने फिर से एयर लिया तो इंस्पायर्ड एयर हो गया, तो आपका ऑक्सीजन फिर बढ़ गया, फिर आपके पास टिश्यू के पास ऑक्सीजन आ गया। टिश्यू को हार्ट को देना चाहिए, तो फिर उसने पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजन दिया, फिर सेल के पास ऑक्सीजन चला गया, सेल अपना काम करना शुरू कर दिया। बस यही तो प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमिक वेन, यहाँ पे होता है सिस्टमिक आर्टरीज।
बोला आर्टरी का मतलब हमेशा हार्ट से कोई भी चीज़ दूर लेके जाना, मतलब हार्ट के पास नहीं लेके जाता है, लेकिन वेन हमेशा हार्ट के पास लेके आता है। और पल्मोनरी वार्ड ही बोला है, इसका मतलब समझ जाना कि लंग्स के साथ इसका कोई ना कोई तो कनेक्शन है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन बोला है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, हार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब टिश्यू के थ्रू आया है सिस्टमिक वेन के थ्रू हार्ट के पास, उसको लेके जा रहा है किसके पास, अल्वियोली के पास। अल्वियोली कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अल्वियोली बाहर छोड़ेगा ना, एक्सपेड करेगा। अभी आपने बोला ना कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे 0.3 था, आपने बोला 40 हो गया। 40 कैसे हुआ, इसीलिए तो हुआ ना क्योंकि अल्वियोली के पास देखो पहले सेल के पास ऑक्सीजन गया, उसने अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस किया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से जब आएगा ब्लड के थ्रू तो सिस्टमिक वेन के थ्रू हार्ट के पास आया। हार्ट को नहीं चाहिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड ब्लड। हार्ट बोलेगा लंग्स को कि भाई तू ले जा, तू को लेके बाहर छोड़ और बाहर से अच्छा वाला ऑक्सीजनेटेड वाला एयर लेके आ। तो इसीलिए देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कितना हो गया, 40 mm ऑफ मर्क्यूरी हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा था ये वाले प्रोसेस से हार्ट के थ्रू से पल्मोनरी आर्टरी से आया अल्वेओलस के पास। लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mm मर्क्यूरी कैसे हुआ, क्योंकि तुमने इंस्पायर्ड एयर किया। और इससे पहले वाले जो चार्ट दिखा रहा था ना, मैंने क्या बोला था, देखो ऑक्सीजन बाहर कितना था 159 mm ऑफ मर्क्यूरी, तुम्हारे अल्वेओली के पास आया था कितना 104, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है 0.3, अल्वेओली के पास हो गया 40। कैसे हुआ, अभी मैंने बोला 40 कैसे हुआ, क्योंकि सेल ने टिश्यू ने काम किया, बॉडी टिश्यू ने, उसने ऑक्सीजन को यूज किया, अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस चलाया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू सिस्टमिक वेन के थ्रू हार्ट के पास आया, हार्ट ने उसको लंग्स के पास भेजा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अल्वेओली ने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, तो उसने एक्सपायर कर दिया। फिर उसने अच्छा वाला इंस्पायर किया यार, उसमें ऑक्सीजन था, फिर ऑक्सीजन आया पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के पास, हार्ट ने उसको सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू पूरा टिश्यू में पूरा होल बॉडी में भेजा। ठीक है, और सिस्टमिक वेन में जो जाता है ना, सिस्टमिक वेन कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब ऑक्सीजन कम होगा। देखो ऑक्सीजन कितना कम है, 40 mm ऑफ मर्क्यूरी है, लेकिन सिस्टमिक आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसकी तरफ लेके आ रहा है, सेल के पास, टिश्यू के पास, ताकि वो अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस फिर से कर सके। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना बढ़ गया, 95 mm ऑफ मर्क्यूरी। ये था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देन अच्छा, A gradient is present for carbon dioxide in the opposite direction, that is from tissue to blood and blood to alveoli। हाँ ये तो पता है कि टिश्यू से ब्लड जाता है क्या, ब्लड से अल्वेओली आता है क्या, टिश्यू से ब्लड क्या जाता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ तक जाता है, ऑक्सीजन जाएगा अल्वेओली को, अल्वेओली से जाएगा टिश्यू को। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के पास आता है, टिश्यू के पास वो अल्वेओली के पास आता है, अल्वेओली को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, वो एक्सपायर करेगा इसको। ठीक है, देखो ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज from tissues to blood and blood to alveoli, as the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen। हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल ज़्यादा है किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 times higher than that of oxygen। The amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane for unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen। ये यहाँ पे जो लाइन हमने पढ़ा ना, ये यही बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है ब्लड में, इसलिए उसका 20 to 25 times हायर है ऑक्सीजन के कंपेयर में। और पार्शियल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। अच्छा आपने बोला कि टिश्यू से अल्वेओली के पास आ गया, अल्वेओली से बाहर चला गया, जो टिश्यू से अल्वेओली के पास आया ना, वो तो कुछ मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ रहा होगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि डिफ्यूजन हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। तो जो डिफ्यूजन हो रहा है उसमें मोस्टली कौन से 3 मेजर लेयर्स काम करते हैं। यहाँ पे 3 मेजर लेयर है, कौन कौन से है देखो, थीन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ अल्वेओली, अल्वेओली का पहला थीन स्क्वामस एपिथेलियम होगा। देन एंडोथेलियम ऑफ अल्वेओलर कैपिलरीज, अल्वेओलर कैपिलरी के जो एंडोथेलियम है वो प्रेजेंट है। एंड देन द बेसमेंट सब्सटेंसेस इन बिटवीन देम, और उन भी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बेसमेंट है, ये जो नीचे ये जो येलो कलर में दिखा रहा है ना, ये वाला आपका बेसमेंट है। तो 3 लेयर है, 3 लेयर को क्रॉस करके आना पड़ेगा, इसीलिए उसको सिंपल डिवीजन बोला गया, लेकिन 3 लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। पहले क्या है, फर्स्ट है 1 है थीन स्क्वामस एपिथेलियम को क्रॉस करना पड़ेगा, सेकेंड है एंडोथेलियम को क्रॉस करना पड़ेगा, थर्ड है उनके बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंस है उनको क्रॉस करना पड़ेगा। तब जाके आपने बोला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ या कार्बन डाइऑक्साइड हुआ वो टिश्यू से अल्वेओली के पास आ पाएगा। और अल्वेओली से अगर ऑक्सीजन को जाना होगा ना, तो भी वो तीनों लेयर को क्रॉस करके ही जाएगा।
फिर क्या बोला है, हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन ए मिलीमीटर। देखो 3 लेयर प्रेजेंट है, फिर भी इसका थिकनेस 1 मिलीमीटर से कम है। मतलब देखो कितना थिक लेयर है, थिकनेस बहुत ही कम है इसका। मतलब 3 लेयर होने के बाद भी इसका थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी लेस देन है इसका थिकनेस। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue। देखो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन alveoli से टिश्यू के पास जाएगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ पास, फ्रॉम टिश्यू टू alveoli। यहाँ पे देखो एयर का एक्सचेंज हो रहा है या नहीं, ये एल्वियोलर कैविटी है, एल्वियोलर कैविटी से यहाँ पे अंदर आ रहा है जो क्या है, वो ऑक्सीजन है, जो बाहर जा रहा है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हमने बोला कि हाई होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होता है, इसीलिए एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, फिर भी वो अंदर आता है और वो बाहर भी जाता है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन को हम यूज करेंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा ना बाई प्रोडक्ट, तो वो बाहर जाएगा। ये देखो ये रेड ब्लड सेल दिखाया है, ये ब्लड कैपिलरी है, ये जो येलो कलर में दिया है ये उनके बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंसेस है, एंड ये एल्वियोलर वॉल जो कि 1 सेल थिक है, और टोटल ये तीनों लेयर मिला के भी इसका थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर है। ये वाला चैप्टर है ना, इसको अच्छे से मतलब समझना पड़ेगा, रिवीजन भी बार बार करना पड़ेगा। टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। मैंने तो समझा दिया है, फिर भी आप जब पढ़ोगे ना तो ऐसे करके पढ़ना कि अच्छा इंस्पिरेशन हुआ फिर एक्सपिरेशन हुआ, तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये तो देखो पार्ट 2 था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाल दिया है यूट्यूब पे, मेरे चैनल में अपने देख लेना। और ये पार्ट 2 था, और इसका पार्ट 3 और एक आएगा, उसमें हम ग्राफ रिलेटेड जो है एनसीईआरटी बुक का वो भी डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, मतलब समझ नहीं आया ऐसे कुछ, तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरीज भी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ओके, थैंक यू।